चलिए, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 को स्टार्ट किया था। चैप्टर 2 बात करता है एक्सटर्नल एनालिसिस का, राइट। चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे इंटरनल एनालिसिस को। चैप्टर 2 एक्सटर्नल की बात करते हैं और हमने क्या क्लासिफिकेशन होता है, बेसिक क्लासिफिकेशन एनवायरनमेंट का, दैट क्लासिफिकेशन वी हैव स्टडीड इन लास्ट क्लास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नाउ वी हैव टू सी द स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। किसे देखना है? स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट को। तो अब बेसिकली वी विल एंटर इनटू द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम क्या करेंगे? बिजनेस एनवायरनमेंट में एंटर करेंगे और एनवायरनमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट को स्टडी करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, कुछ इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो स्ट्रैटेजी के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में। नाउ वी नो दैट हाउ वी फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजी। एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल को, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट के आधार पे वी फॉर्मुलेट आवर स्ट्रैटेजी टू अकम्प्लिश द गोल and the objectives of a business. Business strategists create strategies and formulate policies considering both internal and external factors. So, जाहिर सी बात है, strategy is directed towards achievement of what? Goals and objectives. इन्हीं goals and objectives के लिए हमने strategy को formulate किया. And strategy formulation or the policy formulation is always done considering internal and external factors. It's the same thing. A framework for adjusting to the demand of the unpredictable environment and an uncertain future is provided by the SM. SM is nothing but a framework with the help of which we can adjust ourselves with the environment, or we can create a balance between strategy and the environment or business and the environment. That is the idea. यही हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? स्टैटिक है या डायनामिक है? तो इट इज हाईली डायनामिक एंड कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग। Business environment is highly dynamic and continuously evolving. Strategists provide an interface between the organizational abilities and the opportunities and challenges. So ability is something what is your internal, and opportunities and challenges what is your external. इन्हीं के बीच में balance create करता है. Strategic management is involved with choosing a long-term direction in relation to these resources and capabilities. ये वही फैक्ट्स हैं जिन फैक्ट्स के बारे में स्ट्रैटेजी और एनवायरनमेंट के बारे में अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं। यहाँ कुछ आपको नया नहीं है, बुलेट पॉइंट्स हैं, एक बार रीड कर लेना है, दैट्स इट। क्वेश्चन यहाँ है। जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं और बिजनेस की बात करें तो इसको हम ट्रिपल स्टार करेंगे और इस पर लगा दो क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अपनी मार्किंग करते चलना आप, सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार का बात के लिए मत रखिएगा। देयर इज अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। इससे तो आप इनकार नहीं करते हो। हमने कहा था सर बिजनेस का अपने एनवायरनमेंट के साथ कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन होता रहता है। कल हमने माइक्रो एनवायरनमेंट देखा था, माइक्रो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। वहाँ हमने रिसोर्स ऑफ मनी के फ्लो को देखा था कि रिसोर्स ऑफ मनी किस तरह से फ्लो करता है और बिजनेस किस तरह से अपने डेली ऑपरेशन के लिए इंटरेक्ट करता है सप्लायर्स से, इंटरमीडियरीज से एंड सो ऑन। वी हैव सीन दैट यस्टरडे। बिजनेस का क्लोज एंड कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होता है उसके अपने एनवायरनमेंट के साथ। दिस वी ऑलरेडी नो। दिस इंटरेक्शन हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द बिजनेस फॉर्म एंड यूजिंग इट्स रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली। इट हेल्प्स द बिजनेस इन द फॉलोइंग वेज। नाउ अगर आपसे ये सवाल पूछ दिया जाए कि बिजनेस में और उसके एनवायरनमेंट में जो इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन से बिजनेस का क्या फायदा है, इस इंटरेक्शन के क्या फायदे, इस इंटरेक्शन के क्या बेनिफिट है, तो आप क्या बताओगे? राइट। कुछ चीज़ें तो एकदम नेचुरली आपके दिमाग में आ जाएंगी। आप कह रहे हो कि सर देखो, आपका पूछना ये है कि बिजनेस का उसके एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन का हमारे को क्या फ़ायदा हो सकता है। एज अ बिजनेस व्हाट बेनिफिट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस इंटरेक्शन। तो आइडिया ये है एसएम का। एसएम कहता है कि आपके बिजनेस में और आपके एनवायरनमेंट में क्या होना चाहिए? एक बैलेंस होना चाहिए। आपके बिजनेस और आपके एनवायरनमेंट में क्या होना चाहिए? देयर शुड बी अ balance, right? There should be a balance. अब ये बैलेंस क्रिएट करने का मतलब ये था कि हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है दैट मस्ट बी अलाइंड विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी अलाइंड विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किसी तरह की चेंजेस आती हैं तो अकॉर्डिंगली हमें हमारी स्ट्रैटेजी को चेंज करना होता है। एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करने की हम बात कर रहे थे थॉरली इन आवर चैप्टर 1 एंड इनिशियल ऑफ चैप्टर 2 एज वेल। दैट व्हाट वी हैव टू अचीव। तो इस इंटरेक्शन का, जो बिजनेस का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है, इसके क्या फायदे हैं? तो आप क्या बोलोगे, क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा क्या है कि बिजनेस
will be able to identify various opportunities and threats in the environment. Environment से क्या मिलता है हमें? Different opportunities मिलती हैं और threats मिलती हैं. Now threats वो हैं जो हमारे लिए negative impact लेके आती हैं. Opportunities वो हैं जो हमारे लिए positive impact लेके आती हैं. मान लो गवर्नमेंट ने किसी तरह के लॉ को, किसी तरह के एक्ट को बदल दिया, लॉ चेंज हो जाए. अगर किसी तरह का लॉ या किसी तरह का एक्ट चेंज हो जाए और वो हमारे लिए एडवर्स हो, हम पे नेगेटिव इम्पैक्ट करे, तो वो मेरे लिए क्या होगा? थ्रेट होगा. तो अगर गवर्नमेंट ने लॉ को चेंज किया तो वी हैव टू एडजस्ट आवर बिजनेस अकॉर्डिंगली. हमें अपने बिजनेस को अकॉर्डिंगली क्या करना होगा? एडजस्ट करना होगा. लाइकवाइज वी मे हैव सम पॉजिटिव इम्पैक्ट एज वेल. तो व्हाट वी सेड कि मान लो टेक्नोलॉजी चेंज होता है एंड दैट टेक्नोलॉजी चेंज इज लेट्स से समहाउ बेनिफिशियल फॉर अस, और वी हैव दैट कैपेबिलिटी कि हम उस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को. तो इफ यू हैव द कैपेबिलिटी टू एक्सप्लोर द न्यू टेक्नोलॉजी देन दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. तो ये जो आपको अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं? एनवायरमेंट ही से तो मिल रहे हैं ना. इंटरेक्शन का सबसे पहला फायदा क्या हो गया कि डिटरमिन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. डिटरमिन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये तो बहुत ही नेचुरल सा टॉपिक है, एकदम तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए. जैसे ही मैंने पूछा बिजनेस और उसके एनवायरनमेंट के जो इंटरेक्शन है, इससे बिजनेस को क्या फायदा है, तो सबसे पहले क्या बोलोगे आप? डिटरमिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट. द इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट वुड एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू द बिजनेस. ये बताता है बिजनेस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, बिजनेस के लिए क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं. इट हेल्प्स टू फाइंड न्यू नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, change in laws, changes in social behavior, and tells what new product the competitors are bringing in the market to attract consumers. So our interaction with environment, in that we will be able to identify different changes in the environment. और environment तो change होगा ही because it is dynamic. And business cannot survive in isolation. हम बात कर चुके हैं इसके. Can business survive in isolation? नहीं. Business isolation में survive नहीं कर सकता because business need resources. और रिसोर्सेज मिलती है सोसाइटी से. बिजनेस नीड टू सेल इट्स प्रोडक्ट, उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है सोसाइटी में. तो बिजनेस आइसोलेशन में तो रह ही नहीं सकता. आइसोलेशन का मतलब अकेला. तो बिजनेस को उसी एनवायरनमेंट में ऑपरेट करना है. तो अगर एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, तो बिजनेस विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई एनवायरनमेंट में किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, कंज्यूमर में क्या चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, सोशियो कल्चरल नॉर्म्स में क्या चेंजेस आए, एंड बेस्ड ऑन दैट चेंजेस we can frame our own strategy. If there is opportunity as a business, we can think of realizing the opportunity. If there are threats, then we'll have to think that how we can avoid those threats. है ना? So this is what we have to see at first. क्या कहा आपने? Determine opportunities and threat. पहला फायदा ये हो गया. अब आ जाओ सेकेंड बेनिफिट पे. Now, when you are interacting with the environment, and as a business you are continuously analyzing your environment. आप अपने एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअसली एनालाइज कर रहे हैं. तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द ग्रोथ एरियाज. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द ग्रोथ एरियाज. आप विप्रो को जानते हो? विप्रो को आप विप्रो को जानते हो? डू यू नो विप्रो? विप्रो को आप किस तरह के प्रोडक्ट के लिए जानते हैं? आप क्या बोलोगे? विप्रो इज नोन फॉर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना. आईटी सॉल्यूशंस बनाता है विप्रो. तो विप्रो इज नोन फॉर आईटी सॉल्यूशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन. तो विप्रो इज इन व्हाट इंडस्ट्री? आईटी इंडस्ट्री. लेकिन जब विप्रो बना था, या जब आप विप्रो का इंसेप्शन देखो, या इसके आईटी में आने से पहले की कहानी देखो, तो क्या विप्रो आईटी कंपनी थी? तो जवाब है नहीं. वो तो अजीम प्रेम जी के ज्वाइन करने के बाद उन्होंने आईटी में वेंचर किया. उससे पहले विप्रो आईटी कंपनी नहीं थी. उससे पहले अगर आप विप्रो को देखोगे तो दे वेर इन पाम एंड रिफाइंड ऑयल बिजनेस. पाम एंड रिफाइंड ऑयल बिजनेस. ये पाम एंड रिफाइंड ऑयल बिजनेस में हुआ करते थे बिफोर ऑफ व्हाट? आईटी. तो व्हाई दे वेंचर्ड इनटू आईटी? सिंपल सा सवाल आता है कि उन्होंने आईटी में क्यों वेंचर किया. तो आंसर आपका ये रहा. तो होता क्या है कि व्हेन बिजनेस अपने एनवायरनमेंट के साथ कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट कर रहा होता है, एंड अजीम प्रेम जी वाज वेरी अवेयर कि आईटी का टाइम आने जा रहा है ना. 80s की बात है. सो ही वाज वेरी अवेयर कि आईटी का टाइम क्या हो रहा है? आने जा रहा है. और पाम एंड रिफाइंड ऑयल बिजनेस उनका ट्रेडिशनल बिजनेस था, उनके फादर कर रहे थे. जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने विप्रो को कहा
इन्वेस्ट किया, आईटी इंडस्ट्री में उन्होंने वेंचर किया, और आप जानते हैं कि विप्रो को आप आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से जानते हैं, आईटी की वजह से जानते हैं। अब विप्रो का पाम एंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल बिजनेस के बारे में आप इतना अवेयर नहीं हो। वाई दैट इज सो? तो ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, ये वेंचर क्या रहा, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। सो यू विल गेट द आइडिया ऑफ एरियाज ऑफ ग्रोथ, इट गिव्स डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ। The interaction with the environment enables business to identify the areas for growth and expansion of their activities. Because ultimately इसका जवाब भी ऊपर ही था, opportunities, right? So with interaction with the environment, you will be getting you will be able to identify the areas of growth. कि किन एरियाज में हमें ग्रोथ करना चाहिए, किधर हमारी एक्टिविटीज को एक्सपैंड करना चाहिए। बिजनेस इज अवेयर एंड अंडरस्टैंड द चेंजेस हैपनिंग अराउंड, इट कैन प्लान एंड स्ट्रेटजाइज टू हैव सक्सेसफुल बिजनेस। तो अब इन्होंने क्या देखा था अजीम प्रेम जी ने कि भाई जबरदस्त चेंज आ रहा है एंड आईटी का डिमांड वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आईटी इज गोइंग टू डोमिनेट। तो उन्होंने क्या किया, पाम एंड रिफाइंड ऑयल बिजनेस से बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। दोनों बिजनेस का कहीं कोई लेना देना नहीं है, दोनों बिजनेस का कहीं कोई लेना देना है कि एक रिफाइंड ऑयल की हम बात कर रहे हैं, एफएमसीजी में चले गए और वहां से सीधा चले आए किसमें, आईटी में। तो बिल्कुल आप कहते हैं ना इसको कि एकदम अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन ये था, बट ये सक्सेसफुल था। क्यों ये सक्सेसफुल हुआ? बिकॉज दैट वाज द डिमांड ऑफ टाइम, दैट वाज द चेंजेस व्हिच वर हैपनिंग अराउंड, राइट। और इसी को टैप किया इन्होंने एंड दे वेंचर्ड इनटू व्हाट, आईटी। सो दिस इज गिव डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ। ये इंटरेक्शन आपको क्या करता है, डायरेक्शन देता है फॉर द ग्रोथ। कंटिन्यूअस लर्निंग, नाउ एनवायरमेंट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, है ना, एनवायरमेंट क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो जो मैनेजर्स हैं, जो आपके स्टाफ हैं, या जो आपकी एंटिटी है, उसके जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, दे विल ऑल्सो हैव टू लर्न। नए स्किल्स की बात कर लो, नई टेक्नोलॉजीज की बात कर लो, नए प्रोसेसेस की बात कर लो, दे विल हैव टू लर्न। तो एक कंटिन्यूअस लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट होती है इस इंटरेक्शन की वजह से। द मैनेजर्स आर मोटिवेटेड टू कंटिन्यूअसली अपडेट देयर नॉलेज। अच्छा, ना करे अपडेट तो क्या होगा, आप बोलोगे ना सर ऑब्सोलीट हो जाएंगे। अब जो भी नए टूल्स, टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, यू विल हैव टू अपडेट योरसेल्फ विद दोज नॉलेज, दोज टेक्नोलॉजीज, यस और नो? यस। Understanding and skills to meet the predicted changes in the realm of what? Business. So continuous learning will be one of the benefit. As a business, every manager will have to update themselves continuously, and they will feel motivated to update because they have to keep up with the changing environment. Otherwise क्या हो जाएंगे, obsolete हो जाएंगे। Environment change हो रहा है तो skill भी change होगा, और जब skills वगैरह change होगा, कहने का मतलब manager अपने आप को continuously update करेगा, तो continuous learning you will get. राइट तो आप क्या कह रहे हो, नंबर 1 इज डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, सेकंड इज गिव डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, एंड थर्ड इज कंटिन्यूअस लर्निंग। ठीक है, फोर्थ इज इमेज बिल्डिंग। लुक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंट विल हेल्प यू इन इमेज बिल्डिंग एज वेल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंट विल हेल्प यू इन इमेज बिल्डिंग एज वेल। एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग हेल्प बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव देयर इमेज। कैसे होगा ये, कैसे इंप्रूव कर सकता है कोई भी कंपनी अपने इमेज को, बाय हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट। तो हम कहते हैं आप एनवायरनमेंट के प्रति अपनी सेंसिटिविटी दिखाओ। तो आप देख, तो हर एक कंपनी आज की डेट में ग्रीन इनिशिएटिव चला रही है। वो कहती है क्या, जो मान लो कोई लैपटॉप बेचने वाला है, तो वो कहता है कि जो हमारा जो लैपटॉप है कम एनर्जी कंज्यूम करता है, लेस हीट जनरेट करता है, राइट। वो कहते हैं हमारे पास रिसाइकलिंग का ऑप्शन है, जब आपका डिवाइस यूजेबल ना रहे तो आप हमें वापस कर देना, हम रिसाइकल कर देंगे, आपको एनवायरनमेंट में फेंकने की जरूरत नहीं है। सो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की अगर बात कर रहे हैं, इफ कंपनी इज शोइंग द सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, इन दैट सिंपली रिफ्लेक्ट्स ऑन इट्स इमेज, और इमेज बिल्डिंग होती है, राइट। सो इमेज बाय शोइंग देयर सेंसिटिविटी टू द एनवायरनमेंट इन विच दे ऑपरेट, by showing the sensitivity to the environment in which they operate. तो जिस environment में आप ऑपरेट कर रहे हैं उसके प्रति अगर आपने सेंसिटिविटी दिखाया, इन दैट केस कंपनी का क्या होता है, इमेज बिल्डिंग भी होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, इमेज बिल्डिंग। कैसे हम कहते हैं कि मान लो कोई प्लांट है, लेट से कोई प्लांट है, ठीक है, अब लेट से नालको की बात कर लो आप, है ना। अब ये एल्यूमिनियम कंपनी है, राइट। ये क्या है, एक नालको क्या है, ये एक एल्युमिनियम कंपनी है। तो दे हैव अ कैप्टिव पावर प्लांट,
दे हैव अ कैप्टिव पावर प्लांट। अच्छा, ये पावर प्लांट की जरूरत क्यों होती है? तो जाहिर सी बात है, प्लांट में आपको क्या चाहिए? पावर सप्लाई चाहिए। प्लांट में आपको क्या चाहिए? पावर सप्लाई चाहिए। तो दे हैव देयर कैप्टिव पावर प्लांट, जिसके थ्रू वो क्या कर रहे हैं? अपने फैक्ट्री के पावर सप्लाई को मेंटेन कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, अगर उनके पास कैप्टिव पावर प्लांट है, दे आर एबल टू प्रोवाइड पावर टू देयर ओन प्लांट, इन दैट केस अब जाहिर सी बात है, जो स्ट्रेन है अदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पे, ग्रिड पे, वो स्ट्रेन क्या होगा? कम होगा। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है इमेज बिल्डिंग का। इन व्यू ऑफ द शॉर्टेज ऑफ पावर, शॉर्टेज तो रहता ही है पावर का, मेनी कंपनीज हैव सेट अप कैप्टिव पावर प्लांट्स विद देयर फैक्ट्रीज टू मीट देयर ओन रिक्वायरमेंट ऑफ पावर। तो अपनी रिक्वायरमेंट को ये पूरी कर पा रहे हैं। तो मान लो कि देयर इज सम फैक्ट्री, इसने अपना एक पावर प्लांट बना लिया, इससे ये खुद को सप्लाई कर दे रहे हैं। तो बाहर जो, मान लो बाहर जो सोसाइटी है, सोसाइटी में तो शॉर्टेज ऐसे ही है पावर का, हम जानते हैं पावर का शॉर्टेज रहता है। तो इनके पास पावर का शॉर्टेज ऑलरेडी है, तो ये कहता है कि नहीं, हम आपके पावर को यूज नहीं करेंगे, हमने अपना खुद का पावर प्लांट बना रखा है, इसी से हम अपना पावर सप्लाई करेंगे, और जो बचेगा वो हम आपको भी सप्लाई कर देंगे। इसने क्या किया? स्टेट के ग्रिड को भेज दिया, और वो ग्रिड क्या करता है? अल्टीमेटली आसपास के रेसिडेंट को वो पावर सप्लाई कर देगा। तो इस केस में क्या हुआ, जरा सोचो, क्या ये पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आएगा या नहीं इमेज पे? आप सेंसिटिविटी दिखा रहे हैं टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, आप कह रहे हैं हमारा खुद का पावर प्लांट है और जो बचेगा वो हम लोगों को देने के लिए हम तैयार हैं, तो आप उसको बेच देते हो। तो जाहिर सी बात है, दैट विल हैव अ पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग, एज वेल एज एक्सटेंड सरप्लस कैपेसिटीज इन द विसिनिटी। तो आप क्या कहते हो, ये इमेज बिल्डिंग भी कर सकता है कोई भी बिजनेस एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, by showing the sensitivity towards the environment in which they operate captive power plant as an example आप ध्यान में रख सकते हैं। Number 5 is meeting competition. When you are analyzing or interacting with your environment, तो उसका एक बड़ा ही important aspect होता है strategic moves of rivals. Strategic moves of rivals. Strategic moves of rivals का मतलब क्या होता है कि rivals किस तरह की strategies अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह के एक्शंस कर रहे हैं, किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो राइवल के मूव्स को समझने का भी हमारे पास एक आइडिया होता है। आप याद करो, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था 5 फोर्सेस मॉडल। 5 फोर्सेस मॉडल से आपने क्या किया था? नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन को समझा था। आपको एक रेफरेंस आया था कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी का, याद करो। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी में भी आप क्या करते हैं? कंपटीशन को एनालाइज करते हैं और फिर अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर लेते हैं। तो जब एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो सर्टेनली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मूव्स ऑफ राइवल्स, स्ट्रैटेजीज बीइंग एम्प्लॉयड बाय द राइवल्स, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन सेट आवर ओन स्ट्रैटेजी। उनको देखते हुए हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी स्ट्रैटेजी को सेट कर सकते हैं। तो वी विल बी एबल टू मीट द कॉम्पिटिशन और डिफीट द कॉम्पिटिशन एज वेल। It helps business to analyze the competitors' strategies and formulate their own strategies accordingly. Competitor के strategy को हम क्या कर सकते हैं? Here we can analyze and accordingly we can frame our own strategy, and that will help us in what? Beating the competition and get success in the marketplace. तो ये 5 फायदे बोल लो आप इसको, या आप इंटरैक्शन के से जो बिजनेस को हेल्प मिल सकता है आप उसे ये बोल लो। This is highly important concepts. तो हमने क्या क्या? Close and continuous interaction of business and environment gives following benefits to the business. Determine opportunities and threats, give direction for growth, continuous learning, image building, and meeting competition. Right? Done? Correct? Now see this. Business strategies relate organizational resources to challenges and opportunities. It's the same thing. The changes happening in the external environment challenges organization to find novel and unique strategies to remain in business and succeed. That will happen because environmental changes may challenge your survival. और आप जानते हो कि सर्वाइव वही करेगा जो फिट होगा, और फिट क्रिएट करने की बात कौन कर रहा है? स्ट्रैटेजी कर रहा है। यूनिक स्ट्रैटेजीज हैं तो वी विल बी एबल टू सर्वाइव एंड सक्सीड इन मार्केट। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कवरिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज हाईली रेलेवेंट, वो तो है, एंड इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रैटेजिस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो एनालिसिस ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल
we will have the understanding of environment, and based on that we can create competitive advantage. Strategic decisions are significant aspect of business management and essentials for the success and continued existence. Two crucial aspects of success include are the function of the top management and the method of formulating a strategic decision. Improvement of strategic decision is constant endeavor for strategist. सिंपल एक्सप्लेनेशंस हैं, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सब आप मेरे से सुन रहे हो ऑलरेडी, एग्जाम्पल्स में भी आप यही सब सुन रहे होते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, एक बार रीड जरूर कर लेना है, समझ में आ जाएगा. Due to the contemporary environmental changes and challenges that manager must overcome when marketing decision, there is interest in enhancing strategic decision making. Now, contemporary changes are very much challenging. हर एक इंडस्ट्री में आप देखोगे क्या कि बहुत तेजी से चेंजेस हो रही हैं, और उन चेंजेस को रिस्पॉन्स करने के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट इनहांसिंग द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग दैट नीड टू बी इनहांस्ड. जितना ज़्यादा डायनामिक होगा एनवायरनमेंट, जितना ज़्यादा चेंजेस आपको दिखेगा, अकॉर्डिंगली आपको वाइब्रेंट होना होगा, अकॉर्डिंगली आपको अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को इनहांस करना होगा. ऑब्वियस सी बात है. ये जनरल एक्सप्लेनेशंस हैं, राइट. ये आपको ये हेल्प वाला पॉइंट याद रखना है, 5 पॉइंट, और बाकी जो है वो जनरल एक्सप्लेनेशंस है, एक बार नज़र में देख लेना है, दैट्स इट. चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने एनालिसिस को. याद होगा आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को हमने 2 पार्ट में बांटा था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है. और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक्सटर्नल की बात करता है, और एक्सटर्नल को हम कितने कंपोनेंट में बांटते हैं, 2 कंपोनेंट में बांटते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो. तो आवर टॉपिक इज माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट. इसका मतलब हमने क्या शुरू कर दिया, यहां से हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करना शुरू कर दिया. द एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट can be described in terms of the opportunities and threats operating in the external environment, apart from the strength and weaknesses existing in the internal environment. बिजनेस तो इन्हीं 4 फैक्टर में ऑपरेट करता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. जहां अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट कहां होता है, एक्सटर्नल में, और आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कहां होता है, आपके इंटरनल में. बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट शुड ऑलवेज बी एडिक्वेटली इन्फॉर्म्ड ऑन डेवलपमेंट अकरिंग in their company, industry, within micro and macro environment of business. कहने का मतलब है बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट मस्ट बी अवेयर ऑफ डायनामिज्म ऑफ बिजनेस. अवेयर ऑफ व्हाट, डायनामिज्म ऑफ बिजनेस. डायनामिज्म से इन्हें क्या रहना होता है, अवेयर रहना होता है. चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस से इनको क्या रहना होगा, अवेयर रहना होगा. adequately informed रहना होगा उन्हें. They must be having all information about changes in internal as well as external environment. For making any strategic decision, they should be able to comprehend the fact available and challenges and underlying assumptions. So without analysis, none of the decision can be taken. तो हम क्या कहते हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस के बारे में पता रहना चाहिए. तो हाउ दे कैन बी अवेयर ऑफ, चलो एक क्वेश्चन का जवाब दो मुझे, उपलब्ध हो क्लास में जो बच्चे, आप लोग क्वेश्चन का जवाब दो. हाउ अ स्ट्रैटेजिस्ट कैन अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड चेंजेस हैपनिंग इन द एनवायरमेंट, हैपनिंग इन द एनवायरमेंट. बताओ कैसे कोई भी स्ट्रैटेजिस्ट ये समझ सकता है कि एनवायरमेंट में क्या चेंजेस हो रही हैं. उन चेंजेस को समझने के लिए कोई भी स्ट्रैटेजिस्ट क्या कर सकता है. हाउ अ स्ट्रैटेजिस्ट कैन अंडरस्टैंड चेंजेस हैपनिंग इन द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में जो चेंजेस हो रही हैं उन चेंजेस को कैसे समझ सकता है कोई भी स्ट्रैटेजिस्ट. मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपको एग्जाम में, तो क्या होगा इसका आंसर, टेल मी. हाउ अ स्ट्रैटेजिस्ट कैन अंडरस्टैंड चेंजेस हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रही हैं उनके बारे में कोई स्ट्रैटेजिस्ट कैसे समझेगा. व्हाट वुड बी योर आंसर. सीधी सी बात है, आपके दिमाग में आंसर आएगा क्या. द आंसर इज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस. चेंज को समझने का एक ही तरीका है सर, एंड दैट इज एनालिसिस. तो स्ट्रैटेजिस्ट को एनालाइज करना होगा एनवायरनमेंट को, दोनों को, इंटरनल को भी और एक्सटर्नल को भी. तभी जाके वो स्ट्रैटेजिस्ट इस बात को समझ पाएगा कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. और ये जो एनालिसिस का प्रोसेस होता है, इज इट अ वन टाइम प्रोसेस और अ कंटिन्यूअस प्रोसेस.
वी से दैट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, उसे लगातार करते रहना होगा। एनालाइज इज द करेक्ट आंसर। उसे क्या करते रहना होगा, लगातार एनालाइज करते रहना होगा। ओनली देन स्ट्रैटेजिस्ट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर चेंजेस हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट। करेक्ट। यही क्वेश्चन जो आपने आंसर किया है ना, यही 3 पॉइंट में लिखा हुआ था। आप समझ लो, तीनों पॉइंट का एक ही अर्थ है, तो वो आपका ये क्वेश्चन है। तो वी हैव टू एनालाइज। अब ये एनालिसिस हमारा अलग अलग चैप्टर में, इस चैप्टर में तो हमें एक्सटर्नल पे फोकस करना है, जो कंपनी से बाहर की बातें। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 मेजर टाइप्स। एक हो गया आपका माइक्रो एनवायरनमेंट, एक हो गया आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। आपको याद होगा कि जो माइक्रो है मेरा, दीज आर द इमीडिएट फैक्टर, दीज आर द इमीडिएट फैक्टर। एंड जो मैक्रो है, दिस इज ब्रॉडर फोर्सेस। ये क्या थे हमारे पास, हमारे ब्रॉडर फोर्सेस थे, राइट। ओके, अब एक बात बताओ, एक क्वेश्चन का जवाब और दो। अब आप एक बात ये सोचो कि क्या ऑर्गेनाइजेशन को बदलने की जरूरत होती है, या ऑर्गेनाइजेशन ने जैसा बिजनेस शुरू किया उसी तरह से वो हमेशा के लिए ऑपरेट कर सकती है, या उसको टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करने की आवश्यकता होती है। हम बोलेंगे फिर तो आप चार्ल्स डार्विन पे चले जाओ सर। चार्ल्स डार्विन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो अगर बिजनेस को सर्वाइव करना है, बिजनेस को फिट रहना होगा, है ना। अगर हम फोर्ब्स 500 कंपनीज का नाम लें, जो कंपनीज लेट्स से 60s में थी या 50s में थी, तो क्या वो सारी कंपनीज आज के डेट में हैं? नहीं, वैनिश हो गई बहुत सारी कंपनीज। मेजॉरिटी ऑफ देम गॉट वैनिस्ड। अब मान लो 40, 50, 60s के जो कंपनीज थी, उसमें से कई सारी कंपनीज बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? इसका मतलब दे फेल्ड टू चेंज देमसेल्फ एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट। हमने एक एग्जांपल लिया था कोडेक का, और हमने कहा था कोडेक फिल्म और कैमरा में वाज अ लीडिंग, दैट वाज अ जायंट। लेकिन कोडेक ने अपने मार्केट को लूज किया। क्यों? ड्यू टू द एंट्री ऑफ डिजिटल कैमरा। और ये डिजिटल कैमरा का इन्वेंशन खुद कोडेक ने ही किया था, बट दे फेल्ड टू अंडरस्टैंड द मार्केट, दे फेल टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट। उन्हें ये समझ में ही नहीं आया कि इतनी तेजी से एनवायरनमेंट बदल सकता है, लोगों का प्रेफरेंस बदल सकता है, कि लोग एकदम से डिजिटल पे शिफ्ट कर जाएंगे। जब तक वो इस बात को समझ पाते, तब तक बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में आ चुके थे, और कोडेक ने अपने मार्केट को लूज कर दिया। तो यस, बिजनेस नीड टू चेंज, है ना, उन्हें अपने आप को चेंज करना होगा। तो हाउ अ स्ट्रैटेजिस्ट कैन recognize, how a strategist can recognize need of change। अब ये strategist को कैसे समझ में आएगा कि कंपनी को बदलने की जरूरत है, चेंज की आवश्यकता है? ये कैसे समझेगा strategist, बताओ मुझे। how a strategist can recognize need of change, बदलने की आवश्यकता को कैसे strategist recognize कर सकता है? क्या बोलोगे आप? इसका भी जवाब क्या होना चाहिए? तो आप क्या बोलोगे सर, कि स्ट्रैटेजिस्ट तब तक नीड ऑफ चेंज को नहीं समझेगा जब तक स्ट्रैटेजिस्ट एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं करता। क्योंकि ये नीड ऑफ चेंज जो है, ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे। अगर सर हम ऐसा एज्यूम कर लें कि एनवायरनमेंट चेंज ही नहीं हुआ, तो फिर बिजनेस को क्या जरूरत है बदलने की? कोई जरूरत नहीं है बदलने की। फिर तो आप फिट हो, और फिट हो तो आप सर्वाइव करोगे, ग्रो करोगे, देयर इज नो एनी इश्यू। लेकिन अगर मिसफिट हुआ, और मिसफिट कब होगा? जब एनवायरनमेंट में किसी तरह का चेंज आता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तब मिसफिट होगा। और मिसफिट हुआ तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी फेल होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका भी आंसर क्या है? तो हमने कहा सर, इसका भी आंसर है कि अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करना होगा, स्वॉट एनालिसिस करना होगा। आपको क्या करना होगा? स्वॉट एनालिसिस करना होगा, या किसी और तरह के टूल का इस्तेमाल करो, बट understand your environment, analyze your environment, only then you will be able to recognize the need of change। तभी आप need of change को recognize कर पाओगे। तो आपने क्या कहा, 2 पार्ट में हम तोड़ते हैं एक्सटर्नल को, माइक्रो में और मैक्रो में। जहां माइक्रो क्या है मेरा, इमीडिएट फैक्टर है, मैक्रो क्या है मेरा, ब्रॉडर फोर्सेस है। अब माइक्रो की बात करते हैं। These are related to small area और immediate periphery of an organization। जानते हो ना आप, इसका नाम ही हमने रख दिया immediate environment, ताकि आसानी से याद रहे। It influences an organization regularly and directly। डेली इंटरेक्शन होता है, हमने कहा था इसके साथ हमारा डेली इंटरेक्शन होता है। ये बिजनेस को रेगुलरली और डायरेक्टली इंपैक्ट करता है।
It consists of suppliers, consumers, market, intermediaries, competitors, etc. माइक्रो को याद रखना हो ना तो इसको याद रखना, कॉमिक्स को, COMICS। इसमें माइक्रो के सारे फैक्टर हैं। क्या क्या है देखो, C फॉर कस्टमर्स, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम रखना चाहें तो मतलब ऐसे सोचो कि O है और O के चारों तरफ, O मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो गया और इसके चारों तरफ हमारा है CMICS, ऐसे सोच लेना दिमाग में। M फॉर मार्केट, I फॉर इंटरमीडियरी, C फॉर कॉम्पिटिटर्स, S फॉर सप्लायर्स। ये सब के सब फैक्टर्स मेरे इमीडिएट फैक्टर्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन के क्या हैं, ये इमीडिएट फैक्टर्स हैं और इन्हीं से मिलकर बनता है हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट। These are specific to the said business and affect its working on a direct and regular basis. So immediate environment is specific to business. हर एक बिजनेस का immediate environment अलग अलग हो सकता है। The following issues need to be addressed within the micro or the immediate environment in which a firm operates. देखो क्या क्या issues आपको address करना होगा as far as micro environment is concerned. पहला, the employees of the firm, their characteristics and how they are organized, existing customer base, way in which firm can raise its finances, who are the firm suppliers, the local community within which the firm operates, and direct competition and their comparative performance. Okay, these are certain issues. उसी की बात हो रही है कॉमिक्स की, ठीक है। आ जाइए, एंड लेट्स स्टार्ट विद द एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। क्या क्या एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट, यानी कि मैक्रो के बारे, माइक्रो के बारे में हमें नहीं पढ़ना है क्या सर, खत्म हो गया माइक्रो शुरू होते ही। हमने कहा माइक्रो में क्या है मेरे पास, CMICS, और कॉमिक्स भी रखो ना, COMICS पूरा रखो कॉमिक्स। माइक्रो में क्या है मेरे पास, कॉमिक्स है ना, यहाँ दिख रहा है आपको पूरा कॉमिक्स दिख रहा है इश्यूज में। तो माइक्रो में मेरे पास कॉमिक्स है, लेकिन पढ़ा कहाँ कॉमिक्स, चिंता मत करो आगे पढ़ोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर हमने नहीं पढ़ा तो ये है ही नहीं, इसको हम आगे पढ़ेंगे, राइट। और आगे बढ़िए, और नाउ वी हैव टू सी द मैक्रो एनवायरनमेंट। क्या देखना है हमें, मैक्रो एनवायरनमेंट देखते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट हैज ब्रॉडर डायमेंशंस एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल। जब मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं, दीज आर द ब्रॉडर फोर्सेस, जब इनको स्टडी करते हैं तो हमारे पास एक टूल होता है जिस टूल को हम कहते हैं पेस्टल। अब ये जो पेस्टल एनालिसिस है, इसी एनालिसिस की मदद से वी एनालाइज द मैक्रो एनवायरनमेंट। दिस इज अ टूल टू एनालाइज मैक्रो एनवायरनमेंट, टूल टू एनालाइज मैक्रो एनवायरनमेंट। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अ टूल टू एनालाइज मैक्रो एनवायरनमेंट, करेक्ट। ये बात तो समझ में आ गई, सिंपल है, यही फैक्टर है आपके। मतलब आपको मैक्रो को याद, कंपोनेंट को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस पेस्टल याद रखना है, दैट्स इट। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशियो कल्चरल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L इज लीगल एंड E फॉर इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल मतलब हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो नेचुरल एनवायरमेंट से जो रिलेटेड है। सो पेस्टल एनालिसिस के मदद से वी कैन एनालाइज व्हाट, मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। नाउ गिव आंसर टू अ क्वेश्चन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पेस्टल एनालिसिस makes organization more proactive, makes organization more proactive। आपको क्या लगता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, और अगर सही है तो क्यों है, सोच पाओगे आप। पेस्टल मेक्स ऑर्गेनाइजेशन मोर प्रोएक्टिव, पेस्टल ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, ज्यादा प्रोएक्टिव बना देता है। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। आप क्या बोलोगे कि सर बात तो ये सही कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट तो सही दिख रहा है हमें। क्यों ये स्टेटमेंट सही दिख रहा है आपको, क्योंकि ये स्टेटमेंट कह रहा है कि पेस्टल जो है आपको प्रोएक्टिव बनाता है। और प्रोएक्टिव का मतलब हम जानते हैं कि प्री प्लान्ड होना, और प्री प्लान्ड हम तब होते हैं जब हमने क्या कर रखा हो, प्रायर एनालिसिस कर रखा हो। तो हमने एनालिसिस किया, एनालिसिस के आधार पे हमने अपनी प्लान को डेवलप किया, तो हम क्या हो गए, प्री प्लान्ड हो गए। और अगर हम प्री प्लान्ड हैं तो हम प्रोएक्टिव हैं, तो यानी कि स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट है। स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है।
रीजन लिखने जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि सर पेस्टल की मदद से हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और एनालाइज करने के बाद वी आर टेकिंग आवर डिसीजन, तो हो गए ना प्रोएक्टिव, क्योंकि ये एक एनालिटिकल टूल है, और अगर ये एनालिटिकल टूल है तो ये हमें प्रोएक्टिव बनाएगा, राइट। सो दिस इज एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। बट अब इधर हमारे को करना क्या है, सोचो, आप खुद सोचो। हमने कहा सर पेस्टल पे चलें, लेकिन पेस्टल पे जाने से पहले इन फैक्टर को समझोगे या नहीं समझोगे, समझना पड़ेगा ना। हम एक एक करके सारे फैक्टर्स को समझ लेते हैं, और जब ये सारे फैक्टर्स को हम समझ चुके होंगे तो पेस्टल फ्रेमवर्क में कुछ है ही नहीं। कितने फैक्टर्स है देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्सेस बना देने हैं, ये हो गया, पेस्टल बन गया। ऐसे करके क्या करेंगे, 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। पॉलिटिकल डाल दिया, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल, बन गया मैट्रिक्स। तो इसके टूल में कुछ नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके फैक्टर्स को क्या किया जाए, 1 बाय 1 समझा जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फैक्टर से, वो है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक टेक्निकली इज द पार्ट ऑफ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। तो अलग से क्यों है सर, तो क्या डेमोग्राफिक अगर है तो सोशियो कल्चरल नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ का नंबरिंग आपका है इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। तो सबसे पहले आप सवाल खड़ा कर दोगे सर डेमोग्राफिक क्यों हुआ, पॉलिटिकल से स्टार्ट कर लो, इकोनॉमिक से स्टार्ट कर लो, डेमोग्राफी क्यों लेके आ गए आप। और अगर डेमोग्राफी है तो क्या सोशियो कल्चरल नहीं है, तो देखो दूसरे नंबर पे ही क्या है आपका, सोशियो कल्चरल है, तो ये भी है। तो what I want to tell you here is कि demographic environment is the part of socio-cultural because this is also a study of population, but दोनों में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। And demographic itself has its own meaning, and demographic is very very critical for any business and every business, और इसीलिए इसको अलग से पढ़ा जाए तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है ना। तो पहला फैक्टर हमारा क्या हो गया, डेमोग्राफिक। तो अगर मुझसे मैक्रो को एक्सप्लेन करने को बोलेगा एग्जाम में मान लो, तो हम डेमोग्राफिक को लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट इज आवर फर्स्ट एनवायरनमेंट, ठीक है। अब डेमोग्राफी का क्या मतलब है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट से हम क्या समझते हैं, राइट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट से हम क्या समझते हैं, तो डेमोग्राफी का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। आप जहां कहीं भी ऑपरेट कर रहे हैं उस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मान लो वी आर ऑपरेटिंग इन इंडिया एंड लेट्स से दिस इज द मार्केट वी आर ऑपरेटिंग इन, दीज आर द पीपल, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन है इसका, उस एरिया का जहां हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसी को हम कहते हैं डेमोग्राफी। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डेमोग्राफी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डेमोग्राफी। फिर से सोचो और बोलो बार बार, क्या बोलोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं डेमोग्राफी। और मजेदार बात है कि हर एक बिजनेस किसी न किसी तरह के डेमोग्राफी को यूज करता हुआ आपको दिखाई देगा, हर एक बिजनेस। जैसे देखो, एक प्रोडक्ट है फेयर एंड ग्लो, हो गया ना, अब पहले क्या था, फेयर एंड लवली था ना, फेयर एंड लवली। और एक प्रोडक्ट है फेयर एंड हैंडसम, एक प्रोडक्ट है फेयर एंड लवली और एक प्रोडक्ट है फेयर एंड हैंडसम। अब ये दो प्रोडक्ट हैं और दोनों ही प्रोडक्ट फर्जी हैं। फर्जी कहने का मतलब ये है कि मतलब जो लिखा है उस पर नहीं जाने का, है ना। तो कोई ऐसा नहीं कि ग्लो करने लगता है फेस फेयर एंड ग्लो लगा के। आपको तो बड़ा एक्सपीरियंस है सर, मुझे फेयर हैंडसम का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। एक बार एक ट्यूब खरीदा था मैंने धोखे से, मुझे समझ में आ गया इससे गोरा वोरा होने वाला है नहीं, है ना। तो ठीक है, अपना प्रोडक्ट है। तो इनका डेमोग्राफिक इंटरेस्ट क्या है बताओ। तो आप क्या बोलोगे कि सर फेयर एंड लवली का डेमोग्राफिक इंटरेस्ट है, दिस प्रोडक्ट इज फॉर गर्ल्स, फीमेल। एंड फेयर एंड हैंडसम का जो टारगेट है, दिस इज फॉर बॉयज, मतलब मेल। तो इन्होंने किया क्या बेसिकली, अगर फेयर एंड हैंडसम को ले लो, इसने किया क्या, तो आप कहते हैं टोटल पॉपुलेशन को इन्होंने जेंडर के आधार पे बांटा। यहां क्या क्या हो गया, जेंडर इनका बेसिस हो गया। किस डेमोग्राफी को यूज किया इन्होंने, तो जेंडर को यूज किया है। तो उन्होंने पूरे पॉपुलेशन को जेंडर के आधार पे दो पार्ट में बांट दिया। एक हो गया आपका मेल पॉपुलेशन, एक हो गया आपका फीमेल पॉपुलेशन। और मेल पॉपुलेशन के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च हो गया फेयर एंड हैंडसम। सो दिस इज यूज ऑफ व्हाट, डेमोग्राफी। एवरी बिजनेस यूजेस डेमोग्राफी। अब जैसे मान लो मैं आपसे छोटी सी बात करता हूं जॉनसन एंड जॉनसन की। ना जॉनसन एंड जॉनसन आप जानते हो,
ठीक है, ये किसके लिए प्रोडक्ट बनाता है? तो आप बोलोगे सर बच्चों के लिए, दे मेक बेबी प्रोडक्ट्स। अब ये बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इन्होंने किस डेमोग्राफी को यूज किया है, तो आप क्या बोलोगे? सर इसका मतलब है इन्होंने यूज किया है किसको? एज को। एज के आधार पे पॉपुलेशन बांटा, और एज के आधार पे पॉपुलेशन को बांट के उन्होंने क्या किया? सर्टेन एज के बच्चों तक के लिए बेबी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिया। आपने एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है जिसका नाम है फर्स्ट क्राई। अगर आप फर्स्ट क्राई की बात करो तो फर्स्ट क्राई नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, दे आर ऑल्सो डीलिंग इन व्हाट? वेरियस बेबी प्रोडक्ट्स। न्यू बॉर्न बेबी के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, खिलौने से लेके एवरीथिंग, दे आर सेलिंग दैट। तो इन्होंने भी किसका इस्तेमाल किया? डेमोग्राफी का। किस आधार पे बांटा? एज के आधार पे बांटा। तो डेमोग्राफिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एवरी बिजनेस इज यूजिंग सम काइंड ऑफ डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डेमोग्राफिक इंटरेस्ट सबका है। Demographics are the characteristics of a population that have been classified and explained according to certain criteria such as age, gender, income, in order to understand the feature of a specific group. तो एज, जेंडर, इनकम, रेस, रिलीजन, ये सब क्या है? डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं जिनके आधार पे बिजनेस कैन डिवाइड द मार्केट इनटू and business can divide the market and target their own segment. Demographic analysis considers factors such as race, age, income, education, possession of assets, house ownership, job position, region and degree of education. ये सारे फैक्टर्स कैसे फैक्टर्स हैं? डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं। तो याद रखोगे, रेस हो गया, एज हो गया, इनकम हो गया, एजुकेशन हो गया, पोजीशन ऑफ असेट्स हो गए, हाउस ओनरशिप, जॉब पोजीशन, रीजन, डिग्री ऑफ एजुकेशन, दीज आर व्हाट? डेमोग्राफिक फैक्टर्स. Data about these quality across homes and within a demographic variable are importance to both business and the economists. Economists को भी चाहिए होता है, business को भी चाहिए होता है. Marketer and other social scientists regularly divide a population based on their demographic makeup. Business क्या करता है? इन्हीं demographic makeup पे वो population को क्या कर लेता है? डिवाइड कर लेता है. इन्हीं डेमोग्राफिक मेकअप पे पॉपुलेशन को डिवाइड कर लेता है. इंडिया का पॉपुलेशन क्या है? यंगर पॉपुलेशन है कंपैरेटिवली, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ हाई पॉपुलेशन साइज है. और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, दे आर इंटरेस्टेड, एंटायर वर्ल्ड इज इंटरेस्टेड इन इंडिया. इंडिया इज ग्रोइंग सो फास्ट. द रीजन इज द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज व्हाट? यंग पॉपुलेशन. वर्किंग क्लास ज्यादा है यहाँ, राइट? तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा. कंसिडरिंग डेमोग्राफिक इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर एनी बिजनेस. Business organizations need to study different demographic factors. Particularly, they need to address following issues. पहला, what demographic trend will affect the market size of the industry, and what demographic trends represent opportunities or threats. Right? अब जैसे प्ले स्कूल की बात कर लो. क्यों आया प्ले स्कूल? बताओ क्यों आया प्ले स्कूल? What demographic trend affect the market size of the industry? प्ले स्कूल का जो मार्केट साइज है, प्ले स्कूल का जो मार्केट साइज है वो बढ़ा है, और वो बढ़ता ही जा रहा है. आपको नहीं लग रहा है कि वो बढ़ता ही जा रहा है डे बाय डे? है ना? नंबर ऑफ प्ले स्कूल्स क्या हो रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा खुल रहे हैं अराउंड द कंट्री, एंड उसका इंपॉर्टेंस क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है. बहुत बहुत कई सारे ब्रांड बन गए, सबके मल्टीपल आउटलेट्स हैं, है ना? ऐसा क्यों प्ले स्कूल इतना इंपॉर्टेंट हो गया? तो आइडिया इसका, प्ले स्कूल का आइडिया जो क्रश सर्विसेज होते हैं, जहाँ बच्चों का डे केयर होता है. बच्चों का क्या होता है? डे केयर कम प्ले स्कूल. आजकल तो साथ ही आ गए हैं ना. तो ये क्यों हुआ? तो एक ट्रेंड को आप इसका वजह बता सकते हो. वर्किंग पेरेंट्स, करेक्ट. एक ट्रेंड को आप क्या कर सकते हैं? इसका वजह बता सकते हैं. और वो ट्रेंड क्या है? फैमिली स्ट्रक्चर में जो चेंज आया है, जो फैमिली स्ट्रक्चर में जो बदलाव आया है, कि पहले क्या होता था कि देयर वाज जॉइंट फैमिली होते थे ज़्यादा, जिसमें पेरेंट्स दादा परदादा बच्चे सब साथ में रहते थे. तो पूरी फैमिली साथ में रहती थी. जब पूरी फैमिली साथ में रहती थी, एक दो लोग वर्किंग अगर हैं भी, तो उस कंडीशन में बच्चों को देखने के लिए बहुत सारे लोग घर में अवेलेबल रहते थे राउंड द क्लॉक. बट क्या हुआ? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जॉइंट फैमिली किस में कन्वर्ट होता चला गया? न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होता चला गया, जहां हस्बैंड वाइफ होते हैं, बच्चा होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है. बच्चे का क्या होगा? बच्चे का क्या होगा? तो हमने कहा रख दो कहीं, राइट? कहाँ रखो भाई? तो कहाँ रखो? तो आप जानते हैं नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन. तो जैसे ही हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, तो बिजनेस आएगा ही आएगा. और क्या आ गया? डे केयर आ गया.
अब डे केयर वाले कहते हैं कोई बात नहीं, आप जाओ, आप जॉब पे जाओ, कोई बात नहीं, आप अपना बच्चा हमारे पास छोड़ के जाओ, हम अपने बच्चे को आपके बच्चे को अपने बच्चे की तरह हिफाजत से रखेंगे, बहुत खुश रखेंगे, आप हमारे पास इसका एडमिशन करवा दो। और जैसे जैसे ये न्यूक्लियर फैमिली की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे डे केयर का इंपॉर्टेंस क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया। तो डेमोग्राफिक ट्रेंड विल अफेक्ट द मार्केट साइज ऑफ द इंडस्ट्री, और ये डिफरेंट इंडस्ट्री में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स रिप्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स? सो दिस डेमोग्राफिक ट्रेंड इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? अपॉर्चुनिटी फॉर डे केयर एंड वेरियस अदर इंडस्ट्रीज। वेरियस अदर इंडस्ट्रीज में आपको इसकी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। ये हो गया आपका डेमोग्राफिक एनवायरमेंट। याद रहेगा? सारे एग्जाम्पल तो नोट कर रहे हो ना? एग्जाम्पल कोट करना लिखते वक्त, जब आप लिखोगे ना अपनी थियरी, तो आप एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं, ज़्यादा कन्विंसिंग लगेगा। तो देखो, स्पेसिफिक, एकदम पर्टिकुलर, उलझाने वाला वो क्या पूछ सकते हैं? ये इश्यूज पूछ देंगे, है ना, कि भाई क्या क्या इश्यूज हैं रिगार्डिंग डेमोग्राफिक्स, व्हाट नीड टू बी कंसीडर्ड बाय एनी बिजनेस। तो पहला कहते हैं कि कौन सा ट्रेंड जो है वो मार्केट साइज को बढ़ा रहा है, और दूसरा हम कहते हैं कि जो कौन सा ट्रेंड हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है। इस बात को हमें क्या करना है, समझना है, राइट। तो ये दो इश्यूज हो गए जो हम डेमोग्राफी में देखते हैं। बाकी डेमोग्राफिक्स है क्या? तो आपके जो डेमोग्राफिक इन नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, एज, रिलीजन, रेस, इनकम, ये सब बेसिकली डेमोग्राफिक फीचर्स हैं। और डेमोग्राफिक की जरूरत सबको होती है, इकोनॉमिस्ट को भी होती है, डेटा साइंटिस्ट को भी होती है, स्ट्रैटेजिस्ट को भी होती है। तो मार्केटर, स्ट्रैटेजिस्ट या बिजनेस इन डेमोग्राफिक डेटा को एनालाइज करता है और इसके आधार पे अपना सेगमेंट डिसाइड करता है, या अपना मार्केट डिसाइड करता है, या अपनी स्ट्रैटेजी को डिसाइड करता है, राइट। दिस इज योर डेमोग्राफिक एनवायरमेंट। अब आ जाओ सेकेंड, द सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट, राइट। सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट को अगर हम देखें, अब जरा देखो, आपने ऊपर डेमोग्राफिक में एक फैक्टर पढ़ा था, एजुकेशन। तो अगर एजुकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना पॉपुलेशन का, तो सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट का एक फैक्टर आ जाएगा लिटरेसी। अब दोनों का फर्क समझो और दोनों का डिस्टिंक्शन आप दिमाग में हमेशा रखना। तो आप क्या कहते हो? इफ एजुकेशन इज अ डेमोग्राफिक फैक्टर, देन लिटरेसी इज द सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट। लिटरेसी का मतलब क्या होता है? साक्षरता, मतलब समाज कितना साक्षर है, बिकॉज दिस विल इंपैक्ट द प्रिंसिपल्स एंड बिलीफ ऑफ द सोसाइटी। लिटरेसी अगर हाई होगी तो उनका जो लाइफस्टाइल होगा, उनके जो बिलीफ होंगे, उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट होगा, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द इलिटरेट सोसाइटी, एंड दैट विल हैपन। तो लिटरेसी इज सोशियो कल्चरल फैक्टर, एंड एजुकेशन से हमें पता चलता है कि भाई मेरा टारगेट मार्केट क्या है। दैट इज वन एस्पेक्ट which fall under what? Demography. अब सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो सोसाइटी में, सोसाइटी का क्या कस्टम है, सोसाइटी के क्या बिलीफ्स हैं, सोसाइटी में किस तरह के ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है, राइट, सोसाइटी का क्या लिटरेसी लेवल है, दीज थिंग्स नीड टू बी अंडरस्टूड हियर। अब सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट जो होता है ना, ये बड़ी बड़ी मजेदार चीज है, क्योंकि ये सारे बिजनेस को एक तरह से अफेक्ट करता है, सारे बिजनेस को एक तरह से इफेक्ट करता है। जैसे आप सोचो, मैकडी का सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट कौन सा है बताओ वर्ल्ड वाइड? मैकडी का सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट कौन सा है वर्ल्ड वाइड? अगर आप यूके में चले जाते हैं, अगर आप यूएस में चले जाओ, रशिया वगैरह में चले जाओ, आप देखोगे कि मैकडी का सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है बीफ बर्गर। वहां वेज नहीं खाता कोई भी, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? बीफ बर्गर को प्रेफर करते हैं, और बड़ा अंधा सेल होता है इनका, वहां बहुत पैसा ये इससे बनाते हैं, बीफ बर्गर से। लेकिन क्या इंडिया में ये इसको बेच पाए? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं बेच पाए? क्या इन्होंने कोशिश किया था? सर आप इसका जिक्र कर रहे हो, तो इसका मतलब इन्होंने कोशिश तो किया होगा कभी ना कभी। हाँ, इन्होंने एक बार ट्राई किया था, इन्होंने सोचा था चलो इंडिया में भी लॉन्च कर दो। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो बीफ खाते हैं, बट दे फेल्ड। उनको एहसास हो गया कि डिजास्टर्स होगा, उनके स्टोर्स बंद हो जाएंगे, एंड दे डिनाइड, एंड दे यू नो they never introduced beef burger in what? India. तो मैकडी की अगर मैं बात करूं, तो ये इनका प्रोडक्ट बहुत फेमस है अदर कंट्रीज में, बट इंडिया में ये इसको लॉन्च नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? आप क्या बोलोगे? सर एक ही फैक्टर है, एंड दैट फैक्टर इज व्हाट? सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट, है ना। यहाँ जो ट्रेडिशन है, यहाँ का जो कस्टम है, यहाँ का जो बिलीफ है, वो बिलीफ इसको क्या करता है? रिजेक्ट करता है, और जिसकी वजह से आप इसको यहां नहीं बेच सकते मैकडी जैसे ज्वाइंट में, जो आप हर एक जगह ओपन करते हो। तो इट इज जनरल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट ऑल एंटरप्राइजेज इन सिमिलर मैनर। ऐसा नहीं है कि मैकडी अगर नहीं लॉन्च कर पाया तो सबवे ने कर दिया,
ऐसा नहीं है मैकडी और सबवे लॉन्च नहीं कर पाया तो पिज्जा हट ने पिज्जा में लॉन्च कर दिया या डोमिनोज ने लॉन्च कर दिया, सब तो बाहर के ही है ना, कोई नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट जो होता है ये ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस को सेम मैनर में अफेक्ट करता है। वो नॉर्म जो है, वो सोसाइटी का जो बिलीफ है वो सबके लिए सेम है और सबको उस बिलीफ को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो आप कहते हैं जनरल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट ऑल एंटरप्राइज इन सिमिलर मैनर ऑलवेज। इट रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि सोशल ट्रेडिशंस, वैल्यूज, बिलीफ, लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेसी, ethical standards, state of society, the extent of social stratification, conflict, cohesiveness and so forth. सोसाइटी के जितने एट्रीब्यूट्स हैं, those attributes will be taken here. सोसाइटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं, those attributes will be taken here. That will form your socio-cultural environment. तो फिर से एक बार फैक्टर को सुन लो, क्या कहा आपने? सोशल ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज हैं, बिलीफ हैं, लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेसी है, एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, स्टेट ऑफ सोसाइटी है, एक्सटेंट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, कोहेसिवनेस है। ये सारे फैक्टर्स बेसिकली बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। इट डिफर्स फ्रॉम डेमोग्राफिक्स in the sense that it is not the characteristics of the population but it is the behavior and the belief system of the population. तो हमने क्या कहा था, डिस्टिंक्शन तो है ही और ये अलग है किससे, और हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, उधर एजुकेशन, इधर लिटरेसी। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, डेमोग्राफिक्स, बिकॉज इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ हम कैरेक्टरिस्टिक्स को हम नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम पॉपुलेशन के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, उनके बिलीफ सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। So that is different from what? Demographics. Socio-cultural environment consists of factors related to human relationships and the impact of social attitude and cultural value which has bearing on the operations of the organization. The belief, values and norms of society determine how individuals and organizations should be interrelated. The belief, values and norms of society determine how individuals and organizations should be interrelated and the core belief of a particular society tends to be persistent. अब इसको भी ध्यान में रखना है हमें। तो आपको ये इन जनरल सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट इंट्रोडक्शन है, बस ज़्यादा डिटेल में हमारे को नहीं पढ़ना, तो आपको ये समझ में आया होगा। अब जरा देखना, ये एक सवाल बन सकता है, ये भी एक सवाल बन सकता है। इट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल एंटरप्राइजेज इन सेम मैनर। तो क्या बोलोगे कि सर जो वैल्यू है, जो बिलीफ सिस्टम है, जो बिहेवियर है सोसाइटी का, वो तो कॉमन है, वो तो सबके लिए होगा और सबको उसी के हिसाब से काम करना होगा, आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते, नहीं जा सकते ना, बिकॉज दैट सोसाइटी इज बेसिकली इज योर कस्टमर, दे आर बाइंग योर प्रोडक्ट। तो आपको जाहिर सी बात है उन्हीं के हिसाब से काम करना होगा, उनके साथ अलाइनमेंट आपको मेंटेन करके चलना होगा। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है द कोर बिलीफ ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी टेंड टू बी परसिस्टेंट। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब क्या है? देखो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी सारे बदलाव हुए हैं इंडिया में भी, और बहुत सारा कल्चर जो है, हमने अपना कल्चर छोड़ के वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया, राइट? बहुत सारे कल्चर हमारे क्या हो गए, वेस्टर्न कल्चर को धीरे धीरे अडॉप्ट किया गया। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। तो एक क्वेश्चन जब आपके सामने आता है कभी भी कि मीडिया शेप्स द सोसाइटी और सोसाइटी शेप्स द मीडिया, मतलब सोसाइटी मीडिया का क्रिएशन करता है, मीडिया को शेप करता है, या मीडिया सोसाइटी को शेप करता है, तो बड़ा ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। एंड यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द टाइम मीडिया शेप्स द सोसाइटी। तो जो एडवर्टीजमेंट टीवी पे चलता है, सेलिब्रिटीज आके एडवर्टाइज करते हैं, वो प्रोडक्ट लोग खरीदते हैं, है ना? इसका मतलब लोग क्या प्रोडक्ट खरीदेंगे इसे कौन डिसाइड कर रहा है? मीडिया डिसाइड कर रहा है। लोगों का बिहेवियर, लोगों का एटीट्यूड, इन सब पे भी मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इतना कुछ होने के बाद भी क्या आज के डेट में भी कोई बच्चा अपने फादर को उसके नाम से बुलाता है? अगर हम वेस्टर्न कल्चर में चले जाएं तो ऐसा होता है कि अब बेटा जो है अपने फादर को बोलता है हाय टॉम, हाउ आर यू, राइट? तो वो अपने फादर को उसके नाम से बुलाता है। लेकिन क्या ये इंडिया में हो सकता है? क्या ऐसा कोई बच्चा हो सकता है जो अपने फादर को नाम से बुलाए? तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज दिस इज द कल्चर, और इसी कल्चर में पले बढ़े हैं लोग। तो जाहिर सी बात है, इतना आसान नहीं है कि वो अपने जो उनके संस्कार, जिसको हम कहें हिंदी में, उसको वो छोड़ के नया कल्चर को पूरी तरह से अडॉप्ट कर दे। लेकिन एक चीज़ देखो आप, क्या बहुत सारे ऐसे हैबिट्स नहीं है हमारे जो चेंज हुए हैं, बट स्टिल आवर कल्चर इज व्हाट? परसिस्टेंट। ये वैसा ही है जैसा सदियों से चला आ रहा है, वही संस्कार है हमारे अंदर, या हम उसी तरह से सोचते हैं।
है ना। आप ऐसे सोचो, अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो 18 साल के होने के बाद कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं करता। वहाँ एक तरह का इंसल्ट है ये कि तुम अपने फादर्स पे, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो। लेकिन इंडिया में क्या होता है बताओ? इंडिया में क्या कोई भी अपने माँ बाप से अलग रहना चाहेगा? तो आप कहते हो कोई अपने माँ बाप से अलग नहीं रहना चाहेगा। कौन सा फैक्टर है ये? तो आप कहते हो अगेन द कल्चरल फैक्टर। उसमें भी चेंज आ रहे हैं, एबरेशंस आ रहे हैं, और आज से नहीं आ रहे हैं, कई साल से कोशिश की जा रही है वेस्टर्न कल्चर के द्वारा कि इनको भी उसी ट्रैक पे लाओ, लेकिन क्या अभी तक हो पाया है? नहीं हो पाया है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि जो कल्चर होता है, जो कोर बिलीफ होता है सोसाइटी का, जो सोसाइटी का कोर बिलीफ होता है, दैट इज परसिस्टेंट, दैट टेंड्स टू बी परसिस्टेंट, वो जल्दी बदलता नहीं है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू चेंज। इट इज डिफिकल्ट फॉर अ बिजनेस टू चेंज दीज कोर वैल्यूज। बिजनेस इन कोर वैल्यूज को नहीं बदल सकता, which becomes a determinant of its functioning. This means that business have to adjust to the social norms and belief to operate successfully. आप सोचोगे मैं इसको चेंज कर दूं, so that not going to happen. मैंने आपको दो बेसिक कोर बिलीफ का एग्जांपल दिया। लाइकवाइज इन कोर बिलीफ को अगर कोई बिजनेस सोचता है मैं चेंज कर दूं, तो ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता। तो बिजनेस को कोर बिलीफ के हिसाब से क्या करना होगा? एडजस्ट करना होगा, अपने आप को उसके साथ बैलेंस करना होगा। The social environment primarily affect the strategic management process within the organization and in the areas of mission, objective setting and decision related to the product and market. All aspect of your strategy will be impacted by the socio-cultural environment. तो ये हो गया हमारा क्या? These are socio-cultural environment. तो पहला क्या था? डेमोग्राफिक। दूसरा क्या था? सोशियो-कल्चरल एनवायरनमेंट। ठीक है। तो अगर एक ट्रिक क्वेश्चन आ जाए ऐसे करके, मैं आपसे पूछता हूँ, या रुक जाओ पहले, अभी तुरंत तुरंत पूछूंगा ना तो फटक से आंसर आ जाएगा। पहले इकोनॉमिक देख लेते हैं, फिर उसको पढ़े। ठीक है। थर्ड वन इज द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इसका मतलब तो हम समझ ही रहे हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का क्या मतलब है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है। तो एक क्वेश्चन का जवाब दो। अगर इंटरेस्ट रेट ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा हो, इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है? ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, इट इज इंक्रीजिंग। तो उस कंडीशन में प्राइस ऑफ क्रॉप समझते हो ना? तो प्राइस ऑफ क्रॉप पे क्या इंपैक्ट होगा? अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, तो प्राइस ऑफ क्रॉप पे क्या इंपैक्ट होगा? इंटरेस्ट रेट एक इकोनॉमिक फैक्टर है, नो डाउट। आई जस्ट वांट यू टू फील द कॉम्प्लेक्सिटी। इंटरेस्ट रेट एक इकोनॉमिक फैक्टर है, नो डाउट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो प्राइस ऑफ क्रॉप पे क्या इंपैक्ट होगा? क्या ये बढ़ेगा या घटेगा? बता सकते हो आप? कुछ तो आइडिया आया होगा दिमाग में। इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उस कंडीशन में प्राइस ऑफ क्रॉप पे क्या इंपैक्ट होगा? इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज, इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज। तो कैसे सोचते हैं, है ना? इस तरह के केसेस में हम कैसे सोचेंगे, जरा इस पे भी ध्यान दो। मैंने आपसे पूछा प्राइस ऑफ क्रॉप, मैंने आपसे क्या पूछा? प्राइस ऑफ क्रॉप। ठीक है। अब प्राइस ऑफ क्रॉप की अगर हम बात करें और इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है हमारा, तो प्राइस ऑफ क्रॉप पे क्या इंपैक्ट होगा? प्राइस ऑफ क्रॉप किससे डिटरमिन होता है? तो आप कहते हो सर प्राइस अफेक्ट होता है डिमांड सप्लाई से। प्राइस अफेक्ट होता है डिमांड सप्लाई से। अगर ऐसा हो जाए कि सप्लाई ज्यादा हो जाए, ठीक है, एज कंपेयर टू द डिमांड, या डिमांड कम हो जाए, एक ही बात हुई। तो डिमांड अगर कम हो जाए तो इसका इंपैक्ट प्राइस पे क्या होगा? तो आप बोलोगे सर अगर डिमांड घटा तो प्राइस फॉल होगा। अगर डिमांड घटा तो प्राइस क्या होगा? फॉल होगा, होगा ना? अगर डिमांड गिरा तो प्राइस फॉल होगा। यानी कि अगर क्रॉप का डिमांड है मार्केट में तब तो इसका प्राइस बढ़ेगा, जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना प्राइस बढ़ेगा। लेकिन जितना ज्यादा इसका डिमांड कम होगा उतना ज्यादा प्राइस भी इसका क्या क्या होगा? कम होता चला जाएगा। अब देखो क्रॉप का डिमांड आता कहां से है, इसके बारे में सोचो आप। क्रॉप का डिमांड कहां से क्रिएट होता है? आप बोलोगे क्रॉप का डिमांड क्रिएट होता है जो बीच के आढ़ती होती है, आढ़त होता है ना, आढ़त, जो बीच के होलसेलर बायर्स होते हैं,
वो क्या करते हैं, बल्क में किसान से अनाज खरीदते हैं, बल्क में खरीदा और फिर उसको क्या किया, आगे बेचा। यानी कि ये इन्वेस्टर्स हैं, ये क्या हैं, ये इन्वेस्टर्स हैं। और ये इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, क्रॉप में इन्वेस्ट करते हैं, इनका कमीशन आता है। इन्होंने मान लो 10 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदा और बाद में ये 12 रुपये पर केजी के हिसाब से बिक गया, तो इन इन्वेस्टर्स का 2 रुपये पर केजी का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो दे आर बेसिकली गेटिंग द रिमेनिंग अमाउंट, द कमीशन इनकम, एंड दे इन्वेस्टिंग इन द क्रॉप। मेजर डिमांड तो यहीं से क्रिएट होगा, है ना। मेजर डिमांड तो आप कितने लोग जाके खेतों में किसान से खरीदते हैं, नो वन। एक सिस्टम बना हुआ है, मेजर डिमांड यहीं से क्रिएट होता है। अब देखो क्या हुआ, ये इन्वेस्टर क्या कर रहे थे, अभी तक पैसा लगा रहे थे क्रॉप में, अभी तक पैसा लगा रहे थे क्रॉप में, ठीक है। क्रॉप का डिमांड मेंटेन था, प्राइस मेंटेन था। अब क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो इनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब इन्वेस्टर का कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ता है तो इन्वेस्टर को ज्यादा रिटर्न चाहिए, बट इन्वेस्टर कहता है ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 10 रुपए का क्रॉप आप 400 रुपए में बेच दोगे, सरकार बेचनी नहीं देगी आपको, लिमिट लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है यहां आपके पास स्कोप ही खत्म हो गया इन्वेस्टर के पास। इन्वेस्टर कहता है मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिटर्न व्हाट आई कैन गेट फ्रॉम द क्रॉप। तो अगर रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम हो जाए तो क्या करोगे आप, वहां उस जगह उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे, कभी नहीं लगाओगे। तो एज एन इन्वेस्टर वो क्या करते हैं, यहां से पैसा लगाना बंद कर देंगे, ड्रॉप करेगा वो, क्यों, क्योंकि उसका कॉस्ट ज्यादा है। अब इन्वेस्टर क्या कहता है, ऑल्टरनेटिव ढूंढता है। वो कहते हैं कहां से मुझे ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। आप जरा ऐसे सोचो कि उसने क्या क्या स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, उसने क्या किया, स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। तो मान लो इसको जो है यहां से 8% का रेट मिल रहा था, कॉस्ट इसका 8% का है, और जो स्टॉक में इसको अगर 10% का रेट मिल गया तो लगाएगा ना स्टॉक में। इसने क्या किया, यहां से पैसा निकाला क्रॉप से और क्या किया, स्टॉक में पैसा लगा दिया, क्योंकि इसको यहां ज्यादा मार्जिन मिल रहा है। अब जरा एक बात बताओ, अगर इन्वेस्टर्स ने क्रॉप में इन्वेस्ट करना बंद किया तो क्रॉप का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? आप बोलोगे सर इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है, और अगर इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है तो एक बात तो पक्का है कि इसका डिमांड क्या होगा, गिरेगा। डिमांड क्या होगा, गिरेगा। अगर डिमांड गिरेगा तो क्या गिरना शुरू हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा, प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। लोअर सर्किट नहीं होता सर, इतने में भी बिक सकता है वो। कभी कभी तो जब नहीं बिकता है तो किसान वैसे ही फेंक देते हैं रोड साइड में, आपने ऐसे न्यूज भी सुने होंगे कि कीमत इतनी कम हो जाती है कि वो कहते हैं मेरे लिए बेकार है, इसको मैं बेचूंगा ना, तो बेचने के लिए जो मैं मंडी में ले जाऊंगा तो जो मेरा डीजल का खर्चा आएगा वो वही खर्चा मेरे लिए हेडेक हो जाएगा, इतने कम में ये बिकने वाला है मंडी में, कोई फायदा ही नहीं है, फेंक दो। ऐसे ही ऐसे भी आपने न्यूज सुने होंगे। प्राइस, डिमांड गिरा, प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। अब एक बात, मेरे को एक बात बताओ आप, जितना ज्यादा ये प्राइस कम होता जाएगा उतना ज्यादा इन्वेस्टर का जो मार्जिन है क्रॉप के केस में वो बढ़ता जाएगा। प्राइस गिर रहा है तो मार्जिन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि पहले 10 रुपये था, अब गिर के 8 रुपये हुआ। कितने में बेच सकता है वो, 12 में। तो 8 रुपये हुआ अगर गिर के, तो 8 रुपये गिर के हुआ तो मार्जिन बढ़ के कितने का हो गया, 4 का पोटेंशियल मार्जिन। फिर ये गिरा, ये 6 रुपये का हो गया, तो मार्जिन बढ़ के कितने का हो गया, 6 रुपये का मार्जिन बढ़ के हो गया। तो मार्जिन बढ़ता है, और एक टाइम आता है जब इन्वेस्टर को इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी क्रॉप का जो रिटर्न है वो प्रपोज रिटर्न मान लो 11% का हो जाए या 10% का हो जाए, तो अब इन्वेस्टर क्या करेगा, दोबारा पैसा यहां से निकाल के स्टॉक से हटा के क्रॉप में क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। इसने क्रॉप में फिर से पैसा इन्वेस्ट किया क्योंकि इसको फिर से यहां से क्या मिल रहा है, एप्रोप्रिएट रिटर्न मिल रहा है। डिमांड गिरा हुआ था, प्राइस गिरा हुआ था, जैसे ही इसने इसमें इन्वेस्ट किया तो बताओ फिर से डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। और जब डिमांड बढ़ेगा तो फिर से प्राइस क्या होगा, फिर से प्राइस आपका बढ़ेगा। यानी कि आपके सवाल का जवाब पता है क्या है, आप बोलोगे सर पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा, पहले डिक्रीज होगा फिर क्या होगा, इंक्रीज होगा। दिस इज व्हाट द एनवायरमेंट इज। कॉम्प्लेक्स हमने उसको ऐसे ही थोड़ी बोला था, है ना बवाल, तो हमने उसको कॉम्प्लेक्स ऐसे ही तो मजाक में बोला नहीं था, हमें तो पता है शुरू से ही, है ना। हम पहले लेक्चर से ही कह रहे हैं कि बहुत खतरनाक चीज़ है सर, ध्यान से देखना पड़ेगा इसे हमें। सो ये हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एग्जांपल हो गया। इंटरेस्ट रेट इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब
किसी भी जगह हम जब ऑपरेट करते हैं ना, तो हम जैसे रीजनल इकोनॉमी की बात कर सकते हैं, नेशनल इकोनॉमी की बात कर सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी की बात कर सकते हैं, राइट। एंड डिपेंड करता है कौन कौन से फैक्टर हमें अफेक्ट करते हैं, राइट। डिफरेंट इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो है उन्हें हमें कंसीडर करना होगा, उन्हें हमें एनालाइज करना होगा, उनका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे क्या है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अकॉर्डिंगली वी विल मेक आवर स्ट्रैटेजी, अकॉर्डिंगली वी विल प्रिपेयर आवर स्ट्रैटेजी। The economic environment refers to the overall economic situation around the business and include conditions at the regional, national and global level. The overall economic situation है, that what we have to study here, regional, national and global level को include करते हुए, it encompasses conditions in the market for resources that have an effect on the supply of input and output of the business, their cost and the dependability, quality and availability. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिटरमिन द स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द मार्केट। इकोनॉमिक फैक्टर जो होता है वो स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द मार्केट को भी अफेक्ट करता है। जैसे आपने कहा पर कैपिटा इनकम, इज दैट इकोनॉमिक फैक्टर और नॉट? बोलोगे यस। क्या पर कैपिटा इनकम मार्केट को अफेक्ट करेगा? आप बोलोगे बिल्कुल करेगा सर। जितना ज्यादा पर कैपिटा इनकम होगा, है ना। हमने कहा सर जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अब टाटा की बात कर लेते हैं, टाटा की बात कर लेते हैं। अब टाटा मोटर्स जो है, टाटा मोटर्स मान लो इंडिया में भी बेचता है कार, और ये इटली में भी कार बेचता है। अब इटली में क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द इंडिया, और इंडिया का पर कैपिटा इनकम क्या है, कंपैरेटिवली कम है, लो है। तो क्या दोनों की जगह के लोगों का लाइफस्टाइल सेम होगा? क्या दोनों के जगह के लोगों का लाइफस्टाइल सेम होगा? क्या आप बोलोगे कतई नहीं होगा। इनके लाइफस्टाइल में डिफरेंस होगा, इनका जो प्रोडक्ट चॉइसेस हैं उनमें भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। इनके प्रोडक्ट चॉइसेस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यूएस की बात कर लो, अब यूएस में जो लोग हैं वो आप देखोगे कि यूजुअली क्या करते हैं, बड़ी गाड़ी पसंद करते हैं, एसयूवी पसंद करते हैं, और आसानी से खरीद भी लेते हैं, सस्ता भी मिल जाता है उधर। पर कैपिटा इनकम उनका क्या है, ज्यादा है। तो लाइफस्टाइल क्या कर जाता है, वेरी कर जाता है। मार्केट साइज, मार्केट स्ट्रेंथ, सब में आपको वेरिएशन नजर आएगा, है ना। जीडीपी, दैट्स आल्सो एन इकोनॉमिक फैक्टर। क्या जीडीपी हाई या लो होने का क्या मार्केट पे इंपैक्ट होगा? आप बोलोगे डेफिनेटली होगा। इकोनॉमिक एनवायरमेंट डिटरमिन्स द स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द मार्केट। नेक्स्ट आ जाओ। The purchasing power in an economy depends on current income, prices, savings, circulation of money, debt and credit availability. पढ़ रखा होगा फाउंडेशन में। Income distribution pattern determine the business possibilities. Income किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। The important point to consider is to find out the effect of economic prospect, growth and inflation on the operation of the business. Right? So different economic factors and their impact on the business need to be understood under the economical environment. The economic conditions of a nation, में आ जाना। The economic condition of a nation refer to set of economic factors that have great influence on the business organization and their operation. Right? तो nation की economy, one liner definition है, एक बार पढ़ लेना बस, यहाँ से कुछ खास आपसे पूछा नहीं जा सकता। Factors क्या क्या हो गए देखो, GDP, per capita income, markets for goods and services, availability of capital, foreign exchange reserve, forex हो गया, growth of foreign trade, strength of capital market, interest rate, डिस्पोजेबल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एक्सेट्रा। ये सब के सब हमारे क्या है, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, व्हाट वी नीड टू स्टडी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपके थियरी में काम आएगा, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो हमें एनालाइज करने की, स्टडी करने की जरूरत होती है। तो ये हो गया मेरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, एंड दैट इज पॉलिटिको लीगल एनवायरनमेंट। अब चाहो तो इसको अलग रख लो, पॉलिटिकल को अलग रख लो, लीगल को अलग रख लो, चाहो तो साथ में रखो। साथ में रखने का अपना लॉजिक है। लीगल कौन डिसाइड करता है, लॉ एंड ऑर्डर या लीगल सिस्टम ऑफ कंट्री कौन डिसाइड करता है? तो गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट को ही स्टडी करते हो तो वही है पॉलिटिकल। तो पॉलिटिक्स एंड लीगल ये दोनों आपस में बहुत हाईली इंटर रिलेटेड है। पॉलिटिकल एंड लीगल, यानी कि पॉलिटिक्स ही लीगल को डिसाइड करता है समहाउ। आपका लॉ मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होता है, राइट। इसीलिए हम पॉलिटिको लीगल एनवायरनमेंट की तरह इसको देख सकते हैं। जो लॉज बनते हैं, जो कमर्शियल लॉज वगैरह बनते हैं, कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है, राइट। एंड गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो पॉलिटिको लीगल एनवायरनमेंट को हम यहाँ देखेंगे। ना हाउ इट इम्पैक्ट द बिजनेस। अब इसके बारे में तो आप सब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि ये बहुत, जैसे लीगल की बात कर लो, तो हमने कहा सर क्या एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, क्या एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस हैं। क्योंकि आप आगे पढ़ोगे, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। और जब हम स्टेक होल्डर के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल में पढ़ेंगे, तो हम स्टेक होल्डर को कैसे मैनेज करें इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे जब। तो आप देखोगे कि आपका जो गवर्नमेंट होता है ना, गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। तो गवर्नमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होता है। अब जैसे मान लो कि जो एग्जाम्पल मैं आपको लूंगा उस समय वही एग्जाम्पल अभी ले लेते हैं। मान लो एक वाटर बॉटलिंग प्लांट आपको लगाना है,
तो आपने कहा वाटर बॉटलिंग प्लांट लगाना है और मैं आपको दो ऑप्शन दे दूं, एक ऑप्शन है दिल्ली, एक ऑप्शन है उत्तराखंड, तो आप वाटर बॉटलिंग प्लांट कहाँ लगाना चाहोगे? दिल्ली में लगाना चाहोगे या उत्तराखंड में लगाना चाहोगे? आप क्या बोलोगे कि सर दिल्ली तो ऐसा प्रदेश है जहाँ पानी की वैसे ही बड़ी किल्लत रहती है, अगर मैंने दिल्ली में वाटर प्लांट लगाया तो मैं पानी कहाँ से लूँगा? यमुना से। यमुना में खुद ही पानी नहीं रहता, तो पानी आएगा कहाँ से? इसका मतलब ये हुआ कि हमें अदर मीन्स को यूज़ करना होगा, और जब हम अदर मीन्स को यूज़ करेंगे तो हमारा कॉस्ट क्या होगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप कहते हो सर दिल्ली इज़ नॉट आइडियल प्लेस फॉर यू, आप एक काम करो, उत्तराखंड में ऑप्शन है आपके पास, यहाँ चले जाओ, यहाँ बहुत सारे सोर्स ऑफ वाटर हैं, गवर्नमेंट का अगर अप्रूवल मिल गया तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ के वाटर को यूज़ कर सकते हो। यानी कि अब मैं चला गया उत्तराखंड, जब मैं उत्तराखंड गया तो अब दो सरकार के बारे में सोचो, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है स्टेट गवर्नमेंट। अब मैं किसके पास जाऊंगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। मैं उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के पास चला गया और मैंने कहा कि आप मुझे अप्रूवल दो कि मैं यहाँ क्या कर सकूँ, प्लांट लगा सकूँ, आप मुझे अप्रूवल दो कि मैं यहाँ प्लांट लगा सकूँ। अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने हमें अप्रूवल दिया, लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट ने हमें अप्रूवल दिया तो इसके पास पावर है कि ये मुझे लाइसेंस दे भी सकता है और इसके पास पावर है कि चलते हुए प्लांट को बंद भी करा सकता है, हाँ या ना, जब चाहे तब। इसने हमें क्या किया? जगह दिया, अप्रूवल दी, लैंड एक्वायर करने के लिए हमारे को ऑप्शन दिए कि भाई आप ये लैंड है इसको यूज कर लो, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रूवल दिया, हमारे को लाइसेंस दिया वहां काम करने के लिए। और व्हाट वी कैन डू इज नाउ वी कैन ऑपरेट इन दैट एरिया नाउ। हो सकता है कुछ लाइसेंसेस हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल, हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जरूरत हुई हो, दैट्स ओके, इतना ही रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ कुछ इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड वो नहीं है, बट स्टेट गवर्नमेंट इज हाईली इंटरेस्टेड। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कहता है, यहाँ जो प्लांट लगाओगे बाहर से वर्कर मत लेके आ जाना। आप कहते हो नहीं मैं तो दूसरे स्टेट से लाऊंगा, बोलेगा बिल्कुल नहीं, मुझे लोकल एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपको लोकल लोगों को हायर करना होगा। क्या ये कंसर्न होगा या नहीं होगा स्टेट गवर्नमेंट का? तो वो किसकी बात करेगा? वो लोकल एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा। दूसरी बात वो बोलेगा भाई साहब ऐसा है कि आप आके हमारे यहाँ काम कर रहे हो तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि हमारे एनवायरमेंट को ही डैमेज कर देना। तो वो बोलेगा आपको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे भी ध्यान देना है। ये इसके एक्सपेक्टेशंस हैं, किसके? स्टेट गवर्नमेंट के। क्या कोई बिजनेस इस एक्सपेक्टेशन को इग्नोर कर सकता है? तो आप बोलोगे नहीं कर सकता, उसको इन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट का आपके बिजनेस पे बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट हाईली इंटरेस्टेड भी है। वो इंटरेस्टेड भी है आपके बिजनेस में क्योंकि उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उसको ये इंश्योर करना है कि आप एनवायरमेंट को डैमेज नहीं कर रहे हो, तो वो इंटरेस्टेड भी है। वही जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन्फ्लुएंस कर सकता है, और वो भी बहुत लार्ज स्केल पे। उसे दिखा कि आप ये जो कंपनी है कुछ बहुत ही बेसिक चीजों को वायलेट कर रही है, तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर दे। अगर मान लो डायरेक्ट ना कर पाए तो हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू करा दे, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। लेकिन क्या इनका कोई इंटरेस्ट है क्या? डायरेक्ट इंटरेस्ट? आप बोलोगे नहीं, इनका कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, इनका डायरेक्ट इंटरेस्ट इसमें नहीं है, तो ये ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस कंपनी में, क्योंकि इसका जो रेवेन्यू है वो बेसिकली उस स्टेट का है मान लो, और उसका इंपैक्ट बेसिकली कहाँ है? स्टेट गवर्नमेंट पे ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू व्हाट? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन देयर ऑपरेशंस, बट सर्टेनली दे कैन इन्फ्लुएंस। अब इस कंपनी का इन दोनों गवर्नमेंट के लिए रवैया क्या होगा एंड हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज इट? तो जब हम बात करते हैं ना गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती हैं, और उन पॉलिसीज के थ्रू गवर्नमेंट हमें क्या करती है? बहुत लार्ज स्केल पे इंपैक्ट करती हैं। अब यहां इन गवर्नमेंट्स में, इन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में किसकी पार्टीज है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन पार्टी है, उन पॉलिटिकल पार्टीज के वैल्यूज क्या हैं, उन पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजीज क्या हैं, ये सारी चीजों को आपको समझना होगा, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग आइडियोलॉजीज होती हैं, एंड अकॉर्डिंगली दे फ्रेम देयर पॉलिसीज, उसी के हिसाब से पॉलिसीज बनती हैं। आप देखते हो कि बहुत सारे स्टेट में जब कोई चीफ मिनिस्टर आता है तो आप देखोगे प्रोग्रेस होने लगता है, जब किसी दूसरे पार्टी की गवर्नमेंट बनती है तो आप देखोगे क्राइम बढ़ने लगता है। ऐसे ऐसे न्यूज़ आपने सुने होंगे। तो वाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज एवरी पार्टी हैज देयर ओन आइडियोलॉजी, और उसी के हिसाब से दे फ्रेम द पॉलिसी, एंड दोज पॉलिसीज इंपैक्ट बिजनेस एज वेल। बहुत आप देख रहे हो किस लेवल का इन्फ्लुएंस आपको दिख सकता है गवर्नमेंट से। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड। हम टैक्सेशन की बात करें, डिफरेंट लॉज की बात करें, चाहे आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात कर लो, चाहे आप लेबर लॉ की बात कर लो, या फैक्ट्री लॉ की बात कर लो, या डिफरेंट जो टैक्सेशन से रिलेटेड हमारे पास प्रोविजंस हैं आप उनकी बात कर लो, दीज ऑल आर बेसिकली गवर्न्ड और अफेक्टेड बाय द
by this environment and every business need to comply with it. तो आप क्या कह रहे हो यहाँ देखो, political legal environment takes into account elements like general level of political development, degree to which business and economic issues have been politicized, degree of political morality, है ना. अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा जरा सोचो. डिग्री टू विच बिजनेस एंड इकोनॉमिक इश्यूज हैव बीन पॉलिटिसाइज्ड. याद है आपको फार्मर वाला स्ट्राइक, फार्मर्स का स्ट्राइक याद है, जब लॉ आया था फार्मर के को लेके, उसके लिए क्या हुआ था, स्ट्राइक हुआ था, बहुत मैसिव स्ट्राइक हुआ था और काफी लंबे टाइम तक हुआ था, बहुत लंबा चौड़ा एजिटेशन था वो, यहाँ पूरे कंट्री के फार्मर्स ने एक साथ क्या कर दिया, विरोध कर दिया. तो क्या वहां पॉलिटिसाइजेशन था क्या उस मुद्दे का? तो आप बोलोगे हाँ सर्टेनली था. तो अगर ओवर पॉलिटिसाइज किया जाए किसी भी इकोनॉमिक या बिजनेस एक्टिविटी को या इशू को, इन दैट केस दैट बिकम्स हिंड्रेंस. डिग्री ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी, स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और ये भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और ऐसे स्टेट्स जहां लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन अच्छा नहीं है, आप देखोगे वहां ज्यादा बिजनेस आपको दिखाई नहीं देगा, है ना. अब समझ लो आप, देयर आर लॉट ऑफ स्टेट्स. अब जैसे यूपी में तो थोड़ी बहुत सुधार हुई है, बिहार का अभी भी वही हाल है मोर और लेस. इंडस्ट्रीज आपको कम दिखेंगी, वेस्ट बंगाल में भी आपको इंडस्ट्रीज क्या दिखती है, कम दिखती हैं. यूपी में भी यही हाल था, बट रिसेंटली थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है, तो थोड़ा सा बिजनेस को लाने की कोशिश की गई है. तो दिल्ली के आसपास के इलाके में आपको कुछ इंडस्ट्रीज जुड़ी हैं, राइट. अदरवाइज इंटीरियर में अभी भी वही हाल है. तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां आप देखोगे क्राइम ज़्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन अच्छा नहीं है, तो बिजनेस ऐसे स्टेट से क्या करते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. अब आपको बोलूं कि मैं जाओ पाकिस्तान में बिजनेस करो, जाओगे आप? नहीं जाओगे. क्यों नहीं जाओगे? आप बोलोगे पाकिस्तान में जाके कौन बिजनेस करेगा सर, है ना. नहीं करेंगे हम. सबसे बड़ा मुद्दा क्या है वहाँ, लॉ एंड ऑर्डर. कभी भी मिलिट्री गवर्नमेंट आ जाती है. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकली वो स्टेट या वो कंट्री या वो रीजन स्टेबल है या नहीं है. द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द रूलिंग पार्टी, द इफेक्टिवनेस एंड पर्पसफुलनेस ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज, द स्कोप एंड टाइप ऑफ गवर्नमेंटल इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री. किस तरह का इंटरवेंशन गवर्नमेंट का होता है इकोनॉमी में और इंडस्ट्री में, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज पार्टली जनरल टू ऑल सिमिलर एंटरप्राइजेज एंड पार्टली स्पेसिफिक टू एन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज. याद रखना है इसको, क्वेश्चन लगा दो. पॉलिटिकल क्या होता है, पार्टली जनरल होता है, पार्टली एक्सक्लूसिव होता है. मतलब पार्टली स्पेसिफिक होता है. पार्टली जनरल क्यों हो सकता है, तो हम कहते हैं बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो बहुत सारे फॉर्म्स पे एज इट इज एप्लीकेबल होती है. कुछ कानून ऐसे भी हो सकते हैं किसी इंडिविजुअल एंटरप्राइज को क्या करे, अफेक्ट करे. Business is highly guided and controlled by government policies. Hence, the type of government running a country is powerful influence on the business. A business has to consider changes in the regulatory framework and their impact on the business. Taxes and duties are other critical areas that may be levied and affect the business. तो किस तरह का गवर्नमेंट है, उनकी क्या आइडियोलॉजीज है, एंड हाउ मच दे आर इंटरवीनिंग द बिजनेस एंड द इंडस्ट्री, व्हाट आर देयर पॉलिटिकल कमिटमेंट टुवर्ड्स द बिजनेस, और व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज दे आर रोलिंग आउट. इन सब का असर बिजनेस पे होगा. तो किसी भी रीजन में अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ किसकी सरकार है, उनकी क्या आइडियोलॉजीज है, कौन अपोजिशन में, क्योंकि कल के डेट में हो सकता है उसकी सरकार बने. इन सारे फैक्टर्स को यू विल हैव टू स्टडी एंड अकॉर्डिंगली यू विल डिवाइज योर स्ट्रैटेजी. ये हो गया आपका पॉलिटिकल एनवायरमेंट. क्लियर है? ये क्या हो गया मेरा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया. नाउ वी विल गो टू द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. ठीक है. अब टेक्नोलॉजी की अगर बात करो तो आप क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे ऑफ हाउ बिजनेस ऑपरेट नाउ. देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी. जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज की हम डेवलपमेंट की बात करें, आप एआई का नाम जानते होंगे, आपने मशीन लर्निंग के बारे में सुना होगा, है ना. मशीन लर्निंग के बारे में सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना होगा. आईओटी का एग्जाम्पल, इंटरनेट ऑफ थिंग का एग्जाम्पल तो मैंने ही आपको क्लास में दिया है. आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करो, राइट. नाउ दीज ऑल आर चेंजिंग द बिजनेस रैपिडली. बिजनेस वर्ल्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. द वे बिजनेस ऑपरेट्स नाउ इज चेंजिंग ड्यू टू व्हाट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस. टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस आर लिंक्ड एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अदर. ऐसे सोचो आप कि टेक्नोलॉजी लेके कौन आता है, बिजनेस ही तो लेके आता है ना. तो ये दोनों आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, दोनों लिंक्ड हैं और इंटरडिपेंडेंट है. बिजनेस हेल्प सोसाइटी एक्सेस द आउटकम ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च. तो जो भी टेक्नोलॉजिकल रिसर्च हुआ, उस रिसर्च से जो प्रोडक्ट बनाएगा, कौन बनाता है, बिजनेस बनाता है. और बिजनेस वही प्रोडक्ट बेचता है किसको, सोसाइटी को. यानी कि टेक्नोलॉजिकल रिसर्च का जो आउटकम है, उसका एक्सेस लोगों तक कौन पहुंचाता है, बिजनेस. एंड अल्टीमेटली रेजिंग द एवरीवन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. एज अ रिजल्ट, बिजनेस लेवरेजेस टेक्नोलॉजी. Businesses use new discoveries to adapt themselves for the advancement of society.
तो हाउ दे आर इंटर रिलेटेड। तो आपने क्या कहा कि सर अगर कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होता है, हमने एआई की बात करी, तो हमने कहा एआई से डिवाइस स्मार्ट हो सकता था। तो स्मार्ट टीवी किसने बनाया, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर किसने बनाया, तो आपने कहा सर स्मार्ट रेफ्रिजरेटर या एआई इनेबल्ड रेफ्रिजरेटर या आईओटी इनेबल्ड रेफ्रिजरेटर किसी बिजनेस ने ही तो बनाया ना। तो हाउ वी गेट द एक्सेस टू द दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, तो थ्रू दैट प्रोडक्ट, एंड दैट प्रोडक्ट इज सोल्ड टू यू बाय द बिजनेस। तो बिजनेस ने टेक्नोलॉजी को ही लीवरेज किया, टेक्नोलॉजी को लीवरेज करके प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट आपको बेचा, जिस प्रोडक्ट ने आपके लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज कर दिया, आपके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया। दीज आर इंटर रिलेटेड। टेक्नोलॉजी हैज impacted on how business are conducted. With use of technology, many organizations are able to reduce paperwork, schedule payment more efficiently, and are able to coordinate inventories effectively and efficiently. Every business function can be automated. So this is regarding business process automation. This is regarding what? Business process automation. आप कहते हैं financial activity, finance and accounting can be automated, distribution can be automated, sales can be automated, marketing can be automated, production can be automated. All and every business functions can be automated. तो अब पहले मैनुअल काम होता था, अब ऑटोमेशन में होता है, तो पेपर वर्क क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। जैसे आप रिपोर्ट फाइलिंग की भी अगर बात कर लो, तो पहले आईटी रिटर्न फाइलिंग मैनुअल हुआ करती थी, एक समय था, बट क्या होता है अब फुल्ली ऑटोमेटेड है। अब कोई भी कंपनी गवर्नमेंट को जितनी भी रिपोर्ट्स फाइल करती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह, सब के सब क्या है, ऑटोमेटेड है, कहीं भी आपको पेपर वर्क दिखाई नहीं देगा। तो बहुत एफिशिएंटली बिजनेस कैन डू देयर जॉब, देयर टास्क। दिस हेल्प टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कंपनीज एंड श्रिंक टाइम एंड डिस्टेंस, thus capturing a competitive advantage for the company. Technology is leading to many new business opportunities as well. और कई को ऑब्सोलीट भी कर रहा है, कई सारे न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बन रहे हैं और कई को क्या कर रहा है, ऑब्सोलीट भी कर रहा है। टेक्नोलॉजी कैन एक्ट एज एन अपॉर्चुनिटी कब, जब आप इसको क्या कर पाओ, अडाप्ट कर पाओ, और यही थ्रेट भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है और थ्रेट भी हो सकता है। It can act as an opportunity when a business effectively adopt technological innovations. However, at the same time, technology can act as a threat too. हमने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिकल प्रोसेस ऑटोमेशन इज सम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज टूल्स दैट बिजनेस आर अडॉप्टिंग एंड कैन एक्ट एज बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट टू अ बिजनेस, राइट। सो दिस इज योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या क्या देखा आपने? आपने देख लिया पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल, है ना। इकोलॉजिकल का मतलब होता है एनवायरमेंटल, तो उसमें तो हमारे पास जनरल फैक्टर्स आएंगे, जिन जनरल फैक्टर्स को हमें करने में कोई खास परेशानी नहीं आएगी। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट। नाउ वी हैव टू गो टू द पेस्टल, राइट। ये आपका पेस्टल का टेबल है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि पेस्टल में हमारे पास कुछ खास करने को नहीं है। ये आपका किसका टेबल है? पेस्टल का टेबल है, तो हम आज करने वाले नहीं है, राइट। विल स्टॉप हियर टुडे। कल आपका टेस्ट है चैप्टर 1 का, 50 एमसीक्यूज होंगे, 50 एमसीक्यूज होंगे उसमें चैप्टर 1 के, हाईली इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। और सच तो ये है कि अगर आप इस टेस्ट में अपियर हो जाते हो और आपने 50 के 50 एमसीक्यूज को सॉल्व कर दिए, तो फिर चैप्टर 1 का एमसीक्यू का झंझट ही आपका खत्म हो गया। उन 50 एमसीक्यूज को मैं क्लास में आपको डिस्कस कर दूंगा, तो यू विल गेट कि भाई किसका क्या आंसर है और क्यों है, अगर आपसे कहीं कुछ गलती होती भी है तो, राइट। तो एक साथ आपका क्या होगा, पूरे चैप्टर का एमसीक्यू आपका खत्म हो जाएगा। तो 50 एमसीक्यूज होंगे कल के टेस्ट में, जिन 50 एमसीक्यूज को आपको सॉल्व करना होगा उस टाइम पीरियड में। विंडो मैंने आपको बता दिया है, 7:30 to 9:30 के बीच में आपका ये टेस्ट होगा। ऑनलाइन लिंक आपको मिलेगा, ऑनलाइन ही आपको आंसर करना है, और वो टाइम पीरियड खत्म होते ही आपका लिंक एक्सपायर हो जाएगा। मैंने दूसरे टेलीग्राम ग्रुप में एक फॉर्म भी शेयर किया, वो फॉर्म आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसी ग्रुप में मैं क्या करूँगा, लिंक शेयर कर दूंगा। तो आप सिंपली लिंक को क्लिक करोगे एंड यू विल स्टार्ट आंसरिंग योर, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, पहले अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, नाम वगैरह डाल दोगे, देन यू कैन स्टार्ट आंसरिंग डायरेक्टली, राइट। तो एक बार रिवाइज कर लेना थॉरली, और रिवीजन करके अच्छी तरह से। अब आपको फर्स्ट चैप्टर ही रिवाइज करना है। आज भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो इसको रिवाइज करने का टाइम आपको मिल जाएगा। और कल हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, राइट। कल तो आपका टेस्ट होगा, कल संडे है, मंडे को हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे पेस्टल टॉपिक को स्टार्ट करते हुए, राइट। स्टॉप हियर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।